पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान इसी साल से देने जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ और जो न्यूज नेटवर्क्स हैं वो भी खबर दे रहे हैं कि इस साल के अंत या फिर अगले साल की शुरुआत से पाकिस्तान को एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये देखकर आपको बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए। आपको मैंने 1.5 साल पहले 2024 में खबर दे दी थी कि चीन ने पाकिस्तान के साथ एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की डील कर ली है, जिसके तहत चीन पाकिस्तान को 40 स्टेल्थ लड़ाकू विमान देने जा रहा है। कर लिए हैं। चीन के भी टेक्नीशियंस वहां पे आए हैं। चीन के J-10C फाइटर्स, जिनको आप इतनी तारीफ कर रहे थे सिंदूर के दौरान, वो उन्होंने भेजे हैं वहां पे। रुपया क्रैश हो गया आज। आरबीआई ने, बाकी बैंकों ने संभालने की कोशिश की, लेकिन रुपए की गिरावट अपने आप में अब इसकी आंच, इसका ताप अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के गलियारों तक भी पहुंच गया है। डॉलर के आगे जिस ढंग से रुपए ने सुबह से टूटना शुरू किया और पहले खुलते ही कुछ 90 रुपए 30 पैसे के आसपास, 32 पैसे के आसपास, और फिर उसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद शायद आरबीआई ने वहां पर इंटरवीन किया, मिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट में झोंक दिए। और एक इकोनॉमिक चैनल ने तो यहां तक दिखाया कि जो प्रोमिनेंट चैनल है कि लगातार दूसरे बैंक्स जो हैं, जैसे कि हो सकता है कोई एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या यूनियन बैंक, वो बैंक भी लगातार मार्केट में डॉलर झोंक रहे हैं कि रुपए को कैसे बचाया जाए। गोबर भक्षी चाइना के J-10C की ऑपरेशन संदूर में कामयाबी को तो मान रहा है, लेकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए अपने अल्फाज पाकिस्तानी एंकर के जरिए पहुंचा रहा है। वैसे ये पाकिस्तानी एंकर आरजू काजमी हमेशा गोबर भक्तों के गोद में बैठकर उनकी जुबान बोलती नजर आती है। इंडियन इकोनॉमी को दीमक लग चुकी है। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से इंडियन रुपया डॉलर के मुकाबले में मुसलसल गिरता चला रहा है और आज तो ये 92 रुपए की सतह को छूने के करीब पहुँच गया। हाल ये है कि बैंकों और आरबीआई की जानिब से मार्केट में झोंके गए अरबों डॉलर भी रुपए को संभालने में नाकाम साबित हुए। स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में भारत निजात गीता ने भारत को बमा मोदी के धो डाला। गीता गोपीनाथ ने बगैर लगी लिपटी ऐसे हकायक रखे कि बड़ी मईशत का शोर, आलूदगी, अम्बात और कमजोर पॉलिसियों तले दब गया और इंडिया टुडे की मालकिन सोचती रह गयी कि मोदी बचाऊं या मुल्क, मगर दोनों बचाना मुमकिन न रहा। उर्दन से डॉलर्स लेकर जियाउल हक की क़यादत में पाकिस्तानी फौज ने हजारों फलस्तीनियों को दीवार के साथ लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया था। आसिम मुनीर भी फलस्तीनियों के साथ वही सलूक करने जा रहा है। और किसी ने अमेरिका को अलाउ नहीं किया, एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल करने दिया, बेस नहीं इस्तेमाल करने दिया। ठीक है साहब, सिवाय पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान भी थोड़ा छटपटा रहा है कि अगर ये साहब फेल हो गई पूरी कलर्ड रेवोल्यूशन, तो ईरान और हमारा क्या होगा। अफगानिस्तान से दुश्मनी पाकिस्तान ने ले ली है, सारे इस्लामिक मुल्कों से है। ईरान से दुश्मनी पाकिस्तान ने ले ली है, भारत से दुश्मनी तो शुरू से थी। तो रह क्या गया तुम्हारा। अमेरिका के तलवे चाटते, बूट लिकिंग करते करते तुमने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। पाकिस्तान ने खासा अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। बनो और अमेरिका के चमचे। ये मुल्ला मुनीर साहब तलवे चाटने पहुंच गए थे वहां, और इन्होंने जो है ना सिर्फ ईरान के बरखिलाफ कार्रवाई करने को मान गए, अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने को मान गए कि मेरे आका बगराम का एयरबेस मैं आपके कदमों में लाके रख दूंगा। अफगानिस्तान का सारा खाना पानी मेरे इलाके से जाता है। आप छाबहार का पोर्ट बंद करवा दो तो मैं अफगानों को भूखा मार के घुटने टिकवा दूंगा, ये, और फिर बॉम्बिंग करूंगा मैं अफगानिस्तान के ऊपर। अबे आप ये भूल गए कि रूस ने बॉम्बिंग कर करके थक गए वहां। अमेरिकन बॉम्बिंग कर करके थक गए अफगानिस्तान में कि वी विल बॉम्ब इट बैक टू द स्टोन एज। अफगानिस्तान तो पहले से ही स्टोन एज में है साहब, और कहां स्टोन एज में डालोगे। और वहां के लोगों में बदल की ट्रेडिशन देखिए, मैं खुद हिंदू पठान, 2 ट्रेडिशन है अफगानिस्तान में, एक है मेल मस्तिया, दूसरा है बदल। मेल मस्तिया क्या है साहब, कि मेरे कबीले में कोई बंदा आता है कि मेरे को बचाओ, वो मेरे को मार रहे हैं, मेरे को शरण दे दो।
अरे साहब, पूरा कबीला मर जाएगा, कुर्बान हो जाएगा, लेकिन उसको आंच नहीं आने देंगे। तभी तो उन्होंने उसामा बिन लादेन को पाला कि भाई मेल मस्तिया की ट्रेडिशन के मुताबिक हम जो फ्यूजिटिव है उसको हम डिजोन नहीं कर सकते, हम उसकी रक्षा करेंगे। और दूसरा है बदल, तुमने मेरा बुरा किया, तुमने मेरा भाई मारा, ये मारा, वो मारा, 7 पुश्तों तक बदला लूंगा। तो पाकिस्तान ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। नाउ लेट्स गो बैक टू ईरान। देखिए, वेनेजुला में तख्ता पलट के बाद रूस और चीन अफोर्ड नहीं कर सकते कि अमेरिका इस तरह उनकी खिल्ली उड़ाए, उनके जो साथी मुल्क हैं, उनके जो एलाइज हैं, एक एक करके उनको आड़े हाथ ले। तो रूस ने इजराइल को और अमेरिका को 2 टूक शब्दों में सीधी खड़ी चेतावनी दे दी है कि थोड़ा सा अब आप संभल के चलिए, ये इसके बाद ज्यादती हो जाएगी। तो वो लोग भी अब बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने भी ईरान को बोला, देखिए हमने तो आपको पिछली बार भी S-400 मिसाइल दिए थे, हम अपने टेक्नीशियंस देना चाहते थे आपको उनको चलाने के लिए, लेकिन आपने मना कर दिया था। इस बार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं। चीन के भी टेक्नीशियंस वहां पे आए हैं, चीन के J-10C फाइटर्स जिनको आप इतनी तारीफ कर रहे थे सिंदूर के दौरान, वो उन्होंने भेजे हैं वहां पे। यह मजमा सजा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जो कि स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर दावोस में चल रहा था। वहां इंडिया टुडे ग्रुप की लल्लन मालकिन को लगा कि गीता गोपीनाथ से मोदी की तारीफ करवा लेती हूं। भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ दुनिया की दिग्गज अर्थशास्त्री मानी जाती है। इन दिनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर है। इसके पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी। कलीपुरी ने पूछा कि भारत में इंटरनेशनल बिजनेस की तरक्की के अवसरों को आप कैसे देखती हैं? गीता गोपीनाथ ने कहा, यह सब छोड़ो, अपनी सरकार से बोलो कि प्रदूषण का कुछ करे। तुम लोग ऐसे नर्क में कैसे जीते हो? Pollution is a challenge in India, and if you look at the impact of pollution on the Indian economy, it is far more consequential than any impact of any tariffs that have been put on India so far. If you look at the अगर इसको हिंदी में अनुवाद करें तो गीता गोपीनाथ ने कहा, प्रदूषण भारत के सामने सबसे गंभीर चुनौती है। अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके दुष्प्रभाव को देखें तो अभी तक भारत में जितने किस्म के भी टैरिफ लगाए गए हैं उन सबको मिला दें, उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर है। मतलब गीता गोपीनाथ ने कहा कि इंडिया वालों और इंडिया टुडे वालों, तुम लोग अमेरिकी टैरिफ वगैरह की बात बाद में करना, पहले अपना नारकीय प्रदूषण ठीक करो। गीता गोपीनाथ ने इंडिया टुडे आज तक लल्लन टॉप ग्रुप की मालकिन को पूरी अर्थव्यवस्था समझा दी प्रदूषण की, और कहा कि बिजनेस वगैरह छोड़ो, तुम्हारी सरकार तो लोगों की जिंदगियों तक की परवाह नहीं करती। if you look at the annual cost to India's GDP of the level of pollution that you have, and it's not just the effect on economic activity, but it's also the loss in lives. I mean, the numbers are really large. गीता गोपीनाथ जब ये बोल रही थी तो इंडिया टुडे आज तक लल्लन टॉप की मालकिन के चेहरे का रंग उड़ा जा रहा था, सफेद हुआ जा रहा था। एक वैश्विक मंच पर जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान रहता है, वहां मोदी की निगाहों में ऊंचा उठने के चक्कर में भारत का कचरा कर डाला था। ने वर्ल्ड बैंक की एक इंटरनेशनल रिपोर्ट की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा कि तुम्हारे देश की सरकार हत्यारी है, जो इस वजह से लोगों को मार डालती है क्योंकि वो लोगों को सांस लेने की साफ हवा तक मुहैया नहीं करा सकती। जरा सुनिए क्या कहा गीता गोपीनाथ ने। And it's not just the effect on economic activity, but it's also the loss in lives. I mean, the numbers are really large. Based on a World Bank study that was done, I think it was published in 22, about 1.7 million lives are lost every year in India because of pollution. That's 18% of the deaths in India. यहां की हवा देखो और अपनी दिल्ली की हवा देखो, दोनों को मिलाओ। उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि कोई भी कायदे के देश में रहने वाला आदमी मरने के लिए भारत में बिजनेस करना क्यों चाहेगा? यहां से जब वापस जाना तो पूछना अपनी सरकार से, हमसे बाद में पूछना। I think even from any international investor's perspective who's thinking of coming in and putting up a shop in India, if you have to live there and you have the environment is not of the kind that you feel that, okay, this is going to be consequential for your health, it holds you back. मैं बहुत दिनों से आपसे कह रहा हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर दीमक लगा हुआ है। आपकी एक एक चीजें जो आप कहते हो कि रोबस्ट इकोनॉमी है, वो सारी की सारी रोबस्ट नहीं है। आपका टैक्स डाउन है, आपका रूपी डाउन है, आपके स्टॉक्स डाउन है, आपके फॉरेन इन्वेस्टर आपको छोड़ के बाहर जा रहे हैं, आपके बैंक डिपॉजिट डाउन है, आपका एफडीआई डाउन है। यानी कि आप अपने रेवेन्यू को आरबीआई के ज्यादा डिविडेंड से लेकर बैंकों के डिविडेंड को बढ़ाने को लेकर वहां तक आप जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इकोनॉमी को सेव किया जाए। वहां पर रुपए की जो टूट थी वो बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते 91 रुपीज से लेके 91.75, 91.80, अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं 91 रुपीज 75 पैसे तक तो पहुंच चुकी है। धीरे धीरे ये आगे बढ़ रही है, ये टर्मोइल आगे बढ़ रहा है। आरबीआई और बाकी बैंक, खासतौर से आरबीआई अब या तो हथियार डाल चुका है या कोशिश कर रहा है कि अभी भी बिलियंस ऑफ डॉलर झोंक के मैं कैसे भी करूं और रुपए की इज्जत को बचाऊं, लेकिन रुपया है कि इस टाइम मान नहीं रहा है। अभी भी 91 रुपीज और करीब करीब 70 पैसे के आसपास, 65 पैसे के आसपास चल रहा है। यानी कि हम 92 रुपीज को टच करने के साथ में हम वहां पर खड़े हैं।
आपके सामने तस्वीर रखी जा रही है कि रोबस्ट इकोनॉमी है, जीडीपी ग्रोथ इतनी ज्यादा है हमारी, देखो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, ये सब आपके सामने पुलाव रखे जा रहे हैं साहब। ये पुलाव बना के, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं ना आगे, तमिलनाडु का, केरल का, आसाम का, ये सारे के सारे चुनाव जो है सामने रखकर आपके सामने पुलाव बनाया जा रहा है, जलेबियां बनाई जा रही हैं, आपको दी जा रही हैं। लेकिन अंदर अगर आपकी बनियान और अंडरगारमेंट्स फटे हो तो ऊपर आप टाई लगा के बैठेंगे तो क्या होगा? आज जो सुबह से जो रुपए की हालत आई उसको देख के जो इकोनॉमिक चैनल के लोग, जो सारे मोदी समर्थक है मैं आपको बताऊं अधिकतर, लेकिन आज उनके मुंह से भी शब्द निकलने शुरू हुए कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, कुछ तो हो। तो ऐसे में चीन को ये डर है कि कहीं पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट का टेक्निकल एक्सेस अमेरिका को ना दे दे, अमेरिका इसे खोल खाल कर इसे समझ ना ले और फिर इसका ही इस्तेमाल करे चीनियों के खिलाफ। इसीलिए स्पेशल इंतज़ाम किए जाएंगे इसमें, ताकि ये एयरक्राफ्ट या तो अमेरिकियों की समझ में ना आए या फिर इस एयरक्राफ्ट का एक्सेस अमेरिकियों को ना मिले। दूसरा, ये J-35A से थोड़ा टोन डाउन होगा, मतलब जो चीनी वायुसेना के पास एयरक्राफ्ट है J-35 उससे कम ताकतवर होगा। हालांकि बहुत अंतर नहीं आएगा, 19-20 का ही अंतर आएगा, लेकिन फिर भी हल्का सा टोन डाउन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को सप्लाई किया जाएगा। खैर ये तो हर देश करता है, जैसे कि हम राफेल खरीद रहे हैं ना, तो फ्रांस हमें एग्जैक्टली वही एयरक्राफ्ट नहीं देगा जो उसकी वायुसेना या नौसेना खुद इस्तेमाल करती है, उससे हल्का सा टोन डाउन करके हमें राफेल दिया जाएगा। और ये प्रैक्टिस सब करते हैं, भारत भी जब किसी देश को हथियार बेचता है तो थोड़ा टोन डाउन वर्जन ही उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। खैर, लेकिन फिलहाल ये बात तय है कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट मिलने जा रहा है, वो भी स्टेल्थ। हालांकि कुछ लोग कहेंगे आप में से कि अभी तक तो चीनी वायुसेना को नहीं मिला तो वो पाकिस्तान को पहले क्यों दे रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता, असंभव है, गलत खबर है ये। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ऑलरेडी चीनी वायुसेना इस्तेमाल कर रही है। यहां तक कि अमेरिकी सरकार का कहना है कि अक्टूबर 2025 तक 57 से लेकर 60 J-35 एयरक्राफ्ट अब तक चीनी वायुसेना रिसीव कर चुकी है और आने वाले समय में वो सालाना 40 से लेकर 50 J-35 बनाएंगे, जिसमें से कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ अपनी वायुसेना को दिए जाएंगे। यानी कि J-35 को लेकर उनकी एक प्रॉपर प्लानिंग है और इसके हिसाब से वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल भारत की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के पास J-35A आने का मतलब है बंदर के हाथ में तलवार, और इसीलिए हम